हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2024 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 27 नवंबर 2025 से 4 फरवरी 2026 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज के क्लास में 5 फरवरी 2026 के तीनों शिफ्ट के सवालों को सॉल्व करेंगे। रिपीटेड सवाल को स्किप कर दिया गया है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, एक रेस में एक एथलीट पहले लैप में 390 मीटर की दूरी 65 सेकंड में तय करता है। वह समान लंबाई के दूसरे लैप को 195 सेकंड में तय करता है। एथलीट की औसत चाल कितनी है? ठीक है, साधारण सा है। आप जानते हैं, अगर हमें एवरेज स्पीड निकालना रहता है तो उसके लिए क्या चाहिए? कुल दूरी और कुल समय। ठीक है, तो यहाँ पर एवरेज स्पीड आपको मिलेगा। कुल दूरी कितना होगा? देखिए, पहले लैप में 390 मीटर और समान लंबाई का दूसरा लैप है, तो कुल मिला के 390 का डबल कह सकते हैं कुल दूरी होगा। तो यहाँ पर 390 गुना 2 कर देंगे। तो कुल समय देखिए, यहाँ पर इसको लग रहा है 65 सेकेंड और यहाँ पर लग रहा है 195 सेकेंड। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये हो जाएगा आपका 260 सेकेंड। ठीक है, तो 260 सेकेंड से इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 13 से 2 बार में, 13 से 3 बार में 2 2 काट देंगे, तो कुल मिला के 3 मीटर प्रति सेकेंड इसका एवरेज स्पीड होगा। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे इसका मान ज्ञात करना है। तो सिंपल से देखिए, आपको यहाँ पर 3/4 दिख रहा है, यहाँ पर भी 3/4 दिख रहा है। अगर 3/4 आप कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में वैल्यू आपका क्या होगा? ये वाला, और बीच में प्लस है उसके साथ ये। ठीक है, अब देखिए, इन दोनों में से आप साइन स्क्वायर 3x और कॉस स्क्वायर 3x को एक साथ अगर मिला देंगे प्लस में, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एंगल दोनों का इक्वल है। उसी तरह यहाँ पर देखिए, माइनस का टेन स्क्वायर 3x, यहाँ पर सेक स्क्वायर 3x। तो आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो वहाँ का वैल्यू भी आपको 1 मिलेगा। तो कुल मिला के ये 2 हुआ। 2 से इसको काट देंगे 2 बार में, तो इसका जो आंसर है वो बनेगा 3/2। 3/2 मतलब 1.5। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे, यदि ये दोनों का HCF x प्लस 6 है तो k का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, कि अगर इन दोनों का HCF x प्लस 6 है तो ये दोनों x प्लस 6 से डिविजिबल होगा। डिविजिबल होगा, हमें निकालना है k का वैल्यू। तो यहाँ पर आप क्या लगा देंगे? रिमाइंडर थ्योरम। तो यहाँ से अगर आप x प्लस 6 को 0 के बराबर करते हैं तो x का वैल्यू माइनस का 6 आएगा। क्लियर है? अब इसमें तो है नहीं के यहाँ पर है, तो इसको भी आप क्या करेंगे? 0 के बराबर करेंगे और x का ये वैल्यू इसमें रखेंगे। तो ये बन जाएगा -6 का स्क्वायर, यहाँ पर 36, और यहाँ पर अगर आप -6 लेते हैं तो कुल मिला के माइनस का 6k बनेगा और प्लस का 12 बराबर 0। तो यहाँ से 36 और प्लस 12 48 हुआ। राइट साइड जाएगा, यहाँ पर माइनस का k बराबर माइनस का 48 हो जाएगा। 6 से ये 8 बार में कट जाएगा, तो k का वैल्यू यहाँ से कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। ठीक है, माइनस दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे, एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 4 और 5 के अनुपात में है। एक वर्ग का परिमाप त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। ठीक है, वर्ग का परिमाप त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। यदि उनके क्षेत्रफलों का अंतर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि वर्ग का परिमाप त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। यहाँ पर जो त्रिभुज की भुजाएं दे रखा है इसको आप x के टर्म में मान लीजिए। तो ये हो जाएगा 3x, 4x और 5x। तो इसका परिमाप कितना होगा? 3, 4, 7, 5, 12x। ठीक है, और ये जो 12x त्रिभुज का परिमाप है ये वर्ग के परिमाप के भी बराबर है। तो इसको आप लिख देंगे वर्ग के परिमाप के बराबर, या फिर आप डायरेक्ट इसको 4 से डिवाइड करके वर्ग की भुजा निकाल सकते हैं। ठीक है, समझने के लिए यहाँ पर 4a बराबर 12x कर दिए, 4 से ये कट जाएगा 3x, तो यहाँ पर वर्ग की भुजा आ गया 3x।
अब वर्ग का क्षेत्रफल भी निकाल लीजिए, यानी ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर। क्लियर है? तो ये आ गया वर्ग का। अब यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम लोग निकालें तो इन दोनों तीनों में से कौन कौन सी आपको लेना है? जो सबसे बड़ी वाली इसको हटा देना क्योंकि ये कर्ण है। 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, आप जानते हैं ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो आधार और लंब ये दोनों होंगे, इनसे आप एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया आएगा 1/2 गुना आधार 3x ले लीजिए और हाइट इसका 4x ले लीजिए। तो यहाँ से ये कट जाएगा 2x, तो यहाँ आ गया 3 दूना 6x स्क्वायर। और ये एरिया इन दोनों का डिफरेंस है 48, तो आप यहाँ पर डिफरेंस ले लीजिए। 9 में से 6 घटाएंगे 3x स्क्वायर बराबर 48 करेंगे। 3 से ये कट जाएगा 16 बार में, तो x का वैल्यू यहाँ से 4 आएगा। ठीक है, 16 का वर्गमूल। अब 4 आ गया x का वैल्यू, तो हमें जो निकालना आराम से निकाल सकते हैं। ये त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा है, यहाँ पर तीनों भुजाएं आपको दिख रहा है 3 4 7 5 12x, तो 12 इंटू एक्स का वैल्यू जो ये निकला है 4 यहाँ रख देंगे, 12 चौके 48 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे ए बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी सी को 25% हानि पर बेचता है, सी डी को 40% लाभ पर बेचता है, डी 252 रुपया का भुगतान करता है। ए ने मूल रूप से कितना भुगतान किया था? ठीक है, देखिए सामान जो भी सामान है उसको सबसे पहले किसने खरीदा था? ए ने। और आखिरी में कौन खरीद रहा है? डी खरीद रहा है। और कह रहा है कि डी उसके लिए 252 का भुगतान करता है। इसका मतलब ये जो 252 रुपया है ये उस वस्तु का फाइनल प्राइस है और इनिशियल प्राइस आपको निकालना है। तो आप रेशियो भी लगा सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए ए का जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा ए रुपया रहा होगा। अब ए ने किसे बेचा है? बी को 20% लाभ पर, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, यानी 5 पर 1 का प्रॉफिट लिया था, तो यहाँ पर वैल्यू होगा 6/5। ठीक है, ए का जो भी प्राइस है उसका 6/5 में बी ने खरीदा। अब आगे बी ने किसको बेचा? सी को 25% हानि पर, तो 25% का फ्रैक्शन 1/4, 4 पर 1 का नुकसान, तो वैल्यू हो जाएगा 3/4। तो सी ने इस वैल्यू पे खरीदा। इसके बाद सी ने डी को बेचा 40% लाभ पर, तो 40% का फ्रैक्शन 2/5 यानी 5 पर 2 का प्रॉफिट, तो वैल्यू होगा यहाँ पर 7/5। तो ये जो वैल्यू है ये डी के लिए कॉस्ट प्राइस है और डी इसके लिए 252 का भुगतान करता है, तो इसको 252 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से ए का वैल्यू निकालना होगा, तो 21 से ये कटेगा, 7 या 21, 21 1 का 21 और 21 दूना 42। ठीक है, 6 दूना 12, तो ए बराबर कितना होगा? 25 चौके 100 गुना 2 200 रुपया, तो ए 200 रुपया में ये खरीदा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे यदि ये है तो x का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर है 5 की पावर x+1, ठीक है, और राइट साइड 1 है, तो 1 है तो इसको आप 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। आप जानते हैं किसी भी संख्या पर अगर 0 पावर रहे तो उसका वैल्यू 1 होता है। अब देखिए आधार बराबर हो गया आपका, तो पावर को क्या करेंगे? बराबर, तो यहाँ से x+1 बराबर 0 करना है, x का वैल्यू -1 आएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। आगे एक धातु की बेलनाकार नली दोनों सिरों से खुली है। नली का बाहरी व्यास 12 सेंटीमीटर और लंबाई 63 सेंटीमीटर है। धातु की नली की मोटाई हर जगह 0.4 सेंटीमीटर है। नली का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? पाई का ये वैल्यू लेना है और उत्तर को 5 के निकटतम गुणज तक पूर्णांकित कीजिए। ठीक है, तो चारों ऑप्शन 5 के मल्टीपल हैं, आपको निकालना होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए क्या सब दे रखा, बाहरी व्यास है 12 सेंटीमीटर, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ से बाहरी त्रिज्या कितना होगा, यानी कैपिटल आर में लिखेंगे इसको, तो इसका हाफ हो जाएगा 6, और मोटाई दे रखा है हर जगह 0.4, तो यहाँ से अंतः त्रिज्या कितना होगा? बाहरी त्रिज्या में ये जो मोटाई है वो माइनस करेंगे, यानी कि यहाँ से आएगा 5.6। ठीक है, और ये लेंथ दे रखा है, यानी कि h इसको बोल सकते हैं, ये 63 सेंटीमीटर दे रखा है। अब ये जो पूछ रहा है इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए जल्दी कैलकुलेट करने के लिए। तो ये मैंने आपको पहले कई बार बता रखा है कि टोटल सरफेस एरिया जो होता है किसका? खोखले बेलनाकार पाइप का, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं खोखला बेलन का, वो होता है 2 पाई इंटू r+r, यानी बाह्य त्रिज्या प्लस अंतः त्रिज्या।
इंटू आर माइनस आर, इन्हीं का डिफरेंस प्लस का एच। ये होता है डायरेक्ट फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया खोखला बेलना का। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रखिए आप। वैल्यू जब आप रखते हैं इसमें तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 लेने का रहा है, इंटू आर प्लस आर, तो इन दोनों को जोड़ना है, तो ये आ जाएगा 6×5=11.6। ठीक है, और यहाँ पर दोनों का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस तो यही आपका 0.4 और एच है 63। कुल मिला के इन दोनों को गुना आपको करना ही पड़ेगा। आंसर देख रहे हैं कितना नज़दीक ये दे रखा है। तो आप क्या करिए, अलग अलग ही लिखिए। जैसे ये हो गया आपका 11.6, तो ये 11 जो इंटीजर है अलग लिखेंगे और 0.6 को अलग लिख लीजिए। ठीक है, और ये दोनों का डिफरेंस ये 0.4 दे रखा है, प्लस एच, एच यहाँ पर कितना है 63, ये ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर आप 22 दूना 44/7 लिख सकते हैं। अब ये गुना करेंगे 11 को 0.4 से, तो ये आएगा 4.4। ठीक है, 11 गुना 63 कितना आएगा, 11×3 = 33 और 66×3 = 393, प्लस इन दोनों को गुना करिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.24, और लास्ट में ये गुना होगा। ठीक है, इससे इसको करेंगे तो 37.8 ये होगा। ठीक है, अब जो है आपको जोड़ना पड़ेगा। अगर जोड़ें इसको तो कितना आएगा, ये 37 है, 7 इसमें दे देंगे तो 700 हो जाएगा। 30 यहाँ बचा, 4 यहाँ, 734 तो यहाँ हो गया, और आपका 734। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं 734 हमारा इंटीजर हो गया। पॉइंट के बाद का वैल्यू क्या है 4, और यहाँ पर 2.4 है, और यहाँ पर 8 है, 8 4 12 1.2 हुआ, यानी ये हो जाएगा आपका 1.44। तो कुल मिला के जोड़ने से ये 44/7 रहेगा ही, और ये वैल्यू दीजिए 735.44। क्लियर है। अब इसको कटा लेते हैं। कटाएं अगर तो 7 1 का 7 जाएगा, और 7 5 35, 105 आया, उसके बाद 0 आएगा, और 7 6 42, इतना आया। गुना करना होगा 4400, 44 5 220, यानी ये हो जाएगा आपका 44 2 4620, और पॉइंट के बाद अगर गुना करें 6 गुना 44 तो कितना होगा, ये आ जाएगा आपका 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13, 132, और 2 अंक के पहले आपको पॉइंट लगाना है 1.32 ये आएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप 1.32 एक बार गुना कर लें, 6 चौके 24, ये गलत हो रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर गुना करते हैं 6 चौके 24 बचा 2, 6 चौके 24 2 26, यानी ये 2.64 आ रहा है, तो 2.64 यहाँ पर लगा दीजिए। अगर आप जोड़ते हैं तो 46, और ये हो गया आपका 22.64। इतना लगभग आप लाए हैं कैलकुलेट करके। ठीक है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा आ सकता है क्योंकि यहाँ पर हमने इसको सीमित कर दिया, ये आते रहेगा। तो ये आप बता सकते हैं ये किसके नज़दीक हो सकता है। तो आप कहेंगे इसका अगर हम लोग अप्रॉक्स में वैल्यू लिखना चाहे राउंड फिगर में, तो ये 46 23 हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये 46 23 आया है और हमें 5 के मल्टीपल के नज़दीक में आंसर देना है, तो ये किसके नज़दीक होगा, ये 46 25 के नज़दीक होगा, या फिर ये 46 20 के नज़दीक होगा। तो आप कहेंगे यहाँ पर ये 25 वाला नज़दीक है, तो ये आपको आंसर लगाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस तरह के सवाल जब भी आपको पेपर में दिखे तो आपको स्किप करके इसको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, आगे जब लास्ट में टाइम बचे तब ऐसे सवाल को हाथ लगाइए। इसके बाद इसका दूसरा शिफ्ट सॉल्व करते हैं। यदि ये वैल्यू है तो इसका मान ज्ञात करना है। तो क्या है ये, रूट एक्स का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें एक्स मिलेगा, यानी आपको पावर 2 निकालना है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, के का स्क्वायर माइनस का 2। तो के यहाँ आपका 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 23 आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे ये व्यंजक का मान ज्ञात करना है। यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 7 की घातों के पदों में क्या परिणाम होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ है 7 की पावर 2n, ये 49 को आप लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, और इस पर पहले से पावर n है, तो कुल मिला के ये भी हो गया 7 की पावर 2n, और नीचे भी है, तो इन दोनों को काट दीजिए, बचा क्या 7। तो 7 को आप बोल सकते हैं 7 की पावर 1, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाई
20% बढ़ा दी जाए तथा उसका आधार 15% घटा दी जाए तो उनके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। कोई भी तरीका लगा लीजिए, रेशियो या फिर फॉर्मूला। तो यहाँ पर फॉर्मूला ज़्यादा अच्छा रहेगा। 20 बढ़ाया है तो प्लस का 20, 15 घटाया माइनस का 15, एक प्लस एक माइनस है तो आगे माइनस आएगा, दोनों का गुणनफल यानी 20 गुना 15/100। ठीक है, जो सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है वही यहाँ पर हमने लगा दिया। तो ये 15 दूना 30, 300 हो रहा है, 100 से ये कट जाएगा 3 बार में। तो 15 3 18 माइनस हुआ, यहाँ प्लस का 20 है तो कुल मिला के प्लस में 2% यहाँ पर आएगा। तो प्लस में आया है तो इंक्रीज है, 2% का वृद्धि। आगे, एक व्यक्ति ने 8,000 का माल खरीदा और उसका आधा हिस्सा 10% के लाभ पर बेच दिया। शेष माल को उसे कितने लाभ प्रतिशत पर बेचना चाहिए ताकि उससे कुल मिलाकर 20% का लाभ हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करिए, एलिगेशन लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ माल का हिस्सा का पता है आपको कि आधा हिस्सा इन्होंने इतना प्रॉफिट पर बेचा है, बचा होगा आधा। तो देखिए 10% और दूसरा हिस्सा कितना परसेंट पर बेचा ये हमें मालूम नहीं है, खाली छोड़ देंगे बॉक्स बना के। और ओवरऑल जो प्रॉफिट इसका 20% है। अब देखिए माल का जो रेशियो वो क्या है, आधा माल इन्होंने यहाँ बेचा और आधा बच गया, यानी 1:1 का यहाँ रेशियो है। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस अगर आप लेते हैं तो 10% आएगा। ठीक है, तो ये 1:1 का अनुपात है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 10% है, तो यहाँ भी 1 यूनिट का वैल्यू 10% होना चाहिए। अगर बीच वाला वैल्यू 20% है और ये वैल्यू 20 से छोटी है तो ये 20 से बड़ी होगी, कितनी, ये जो है 20 + 10 30%। तो 30% पर बाकी आधा हिस्सा इन्होंने बेचा था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। आगे, यदि एक बेड कवर का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 80% अधिक है तथा उस पर 35% की छूट दी जाती है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये क्रय मूल्य से इतना अधिक यानी मार्कअप परसेंटेज आपके पास है, डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट परसेंट भी है। अगर ये दोनों रहता है तो इन्हीं दोनों का सक्सेसिव जो है वो प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट होता है। तो 80% अधिक किया तो प्लस का 80, 35 का डिस्काउंट दिया माइनस का 35, एक प्लस एक माइनस है, माइनस आएगा और दोनों का गुणनफल यानी 80 गुना 35/100, इतना परसेंट यहाँ पर चेंज आएगा। तो 20 से 5 बार में, 20 से ये 4 बार में, 5 से ये 7 बार में 28 आया। 28 और 35 कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 7 चौके, यानी कि 7 का 9 गुना कर देंगे 63। 80 में 63 घटाएंगे तो 17% यहाँ पर प्लस में आएगा। तो प्लस में आया है, इसका मतलब यहाँ प्रॉफिट ही है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। आगे, इसके बाद इसका तीसरा शिफ्ट सॉल्व करते हैं। दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप सी टंकी को 24 मिनट में खाली कर सकता है। पाइप ए और बी को एक साथ खोला जाता है और 6 मिनट बाद पाइप सी को भी खोल दिया जाता है। टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको तीनों पाइप का कार्य क्षमता निकालना होगा। 3 पाइप है ए बी सी। ए 30 मिनट में भरता है, बी 45 मिनट में भरता है, लेकिन सी इसको 24 मिनट में खाली करता है। ठीक है, तो टंकी का कैपेसिटी इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा कितना। देखिए 30 और 45 का तो आप जानते हैं 90 होगा। अब 24 का 90 में क्या है, 6 है। ठीक है, 4 नहीं तो 4 से गुना कर देंगे, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। 30 से अगर इसको डिवाइड करें तो 12 आएगा। 45 से 2 चौके 8 आएगा और यहाँ पर 4 तिया नहीं 4 गुना 6 गुना 15 यहाँ पर आएगा डिवाइड करने के बाद। और ये खाली करने वाला है तो नेगेटिव में इसको लिखेंगे। अब ये कह रहा है कि ए और बी को खोला जाता है, 6 मिनट के बाद सी को खोला जाता है। तो ए प्लस बी के द्वारा 6 मिनट में कितना काम होगा, ए 12 बी 8, तो 12 8 20 यूनिट गुना 6 करेंगे तो 120 यूनिट जो है ए और बी कर लेगा। टोटल काम यहाँ कितना है, 9 चौके 36 यानी 360 यूनिट। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 360 यूनिट टोटल काम है, जिसमें 120 इन दोनों ने कर लिया। ठीक है, तो बचा कितना, 240 यूनिट। अब सी को भी खोल दिया जाता है तो तीनों साथ में काम करेगा। अब जब तीनों साथ में काम करेगा तो कितना काम होगा, यहाँ पर ये 12 भरेगा, ये 8 भरेगा, 20 हुआ, और ये 15 खाली कर देगा तो 5 मिला के भरेगा। तो 5 से
बचे हुए काम को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 48। तो यहाँ पर 48 मिनट इसको लगने वाला है शेष, और 6 मिनट इन्होंने काम किया क्योंकि हमें कुल समय देना है। तो 48 से 54 मिनट इसका आंसर होगा। आगे ये जो है 9 से विभाज्य, इस संख्या में क्या जोड़ा या घटाया जाना चाहिए कि यह 11 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो देखिए 11 से विभाजित आप जानते हैं ओड प्लेसेस पे जो भी डिजिट है उनका योगफल और इवन प्लेसेस पे जो भी डिजिट है उनका योगफल, दोनों का डिफरेंस 0 होना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ पर अगर देखें तो 6 3 9 हो रहा है, यहाँ पर भी 6 3 9 हो रहा है, 9 और 9 का डिफरेंस 0 आ रहा है। इसका मतलब ये संख्या 11 से डिविजिबल है ऑलरेडी। अगर ये पहले से डिविजिबल है और ये कह रहा है क्या जोड़ा या घटाया जाए, तो क्या जोड़ा या घटाया जा सकता है पहले ये सोचिए। एक तो 0 जोड़ दे या फिर घटा दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 11 का डिविजिबल रहेगा। या फिर आप 11 जोड़ दें या फिर 11 को कोई मल्टीपल जोड़ दें, या नहीं तो 11 माइनस कर दें या फिर 11 को कोई मल्टीपल इसमें माइनस कर दें, तो भी ये संख्या 11 से डिविजिबल रहेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन को अगर देखें तो यहाँ से हम समझ रहे हैं कि 0 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 11 या फिर 11 को कोई मल्टीपल यहाँ नहीं दे रखा है। आगे एक लड़के ने 305 रुपया में 4 लंबी और 5 छोटी नोटबुक खरीदी। यदि लंबी और छोटी नोटबुक की कीमतों में 20 रुपया का अंतर है तो क्रमशः प्रत्येक लंबी और छोटी नोटबुक की कीमत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन से कर सकते हैं और बाकी इसका जो प्रॉपर तरीका है वो मान लीजिए लंबी वाली x है और छोटी वाली y है। तो यहाँ से क्या इक्वेशन बनेगा 4x प्लस 5y, टोटल इसका वैल्यू है 305, तो 305 के बराबर करेंगे। दूसरा, दोनों नोटबुक के प्राइस का डिफरेंस 20 रुपया है, यानी x माइनस वाई यहाँ से 20 रुपया लिखेंगे। अब देखिए इक्वेशन को सॉल्व करना है तो किन्हीं एक को बराबर करना होगा, चाहे x वाला चाहे y वाला। तो यहाँ पर y वाला कर लेते हैं, तो ये 5 से अगर गुना करें तो ये 5x माइनस 5y बराबर यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, दोनों को अगर जोड़ें तो ये 5y कट जाएगा, 4 5 9x और राइट साइड क्या 305 यहाँ 100 यानी 405। तो 9 से ये 9 चौके 36 9 पचे 45 यानी x का वैल्यू 45 आया। लंबी वाली जो नोटबुक है वो 45 रुपए की है, एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले धातु के एक ठोस बेलन को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले छोटे ठोस बेलनों में ढाला जाता है। एक छोटे बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और मूल बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सवाल का लैंग्वेज इस तरह से है कि जो स्टूडेंट है वो थोड़ा सा फंस जाएंगे। ये कह रहा है बड़े बेलन को पिघला करके छोटा बेलन में ढाला जाता है। जैसे ये ढालने का नाम सुनेगा वो क्या करेगा, आयतन से आयतन को डिवाइड करके बेलनों की संख्या निकालने लगेगा। लेकिन आपको सवाल पूरा पढ़ना है, ध्यान से। ये कह रहा है एक छोटे बेलन का मूल बेलन से अनुपात, तो एक ही तो छोटा बेलन चाहिए, तो आपके पास दे रखा है त्रिज्या और ऊंचाई, तो आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये फॉर्मूला होता है। तो 2 पाई इंटू आर कितना है, यहाँ देखिए 2 है, इंटू आर प्लस एच यानी 2 प्लस 3 5 हो जाएगा ये वैल्यू। अगर मूल बेलन का देखें तो यहाँ पर त्रिज्या ये है, ऊंचाई ये है, तो यहाँ पर भी लगा देंगे 2 पाई इंटू आर, इसका 5 है, इंटू आर प्लस एच यानी 5 प्लस 12 17 आ जाएगा। इतना ही चीज़ आपको करना है। 2 पाई कटता हुआ दिख रहा है और 5 भी कटता हुआ दिख रहा है, तो कुल मिला के 2:17 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आगे ये व्यंजक है, इसके वर्गमूल का मान 2 है, तो m का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है, आप चाहे तो इसको कैलकुलेट करके वर्गमूल ले सकते हैं, या फिर ये 2 का अगर स्क्वायर कर दें तो बात एक ही हुआ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ले लेंगे 2 की पावर 2। तो इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करिए। ये 32 दूना 64 हो गया और यहाँ पर -2 है, तो कुल मिला के इन दोनों को कैलकुलेट करने से क्या आएगा 64 की पावर -1। ठीक है, और 64 को आप लिख सकते हैं 4 का क्यूब,
और इस पर -1 पावर पहले से, तो कुल मिला के 4 की पावर -3 होगा। अब ये देखिए, ये तो 2 इसमें शामिल हो गया, बचा यहाँ 16 की पावर 3। तो 16 को आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और उस पर पावर 3 पहले से, तो कुल मिला के 4 की पावर 6 होगा। और ये 1 के नीचे, यानी कि अगर नीचे हमें इसको ऊपर ले जाना है तो पावर क्या करना होगा, नेगेटिव करना होगा। तो यहाँ पर आप 4 की पावर -6 लिख देंगे। क्लियर है। अब ये जो है ऐसे के ऐसे लिख देंगे, 4 की पावर m+3, और राइट साइड हमारा ये है 2 का स्क्वायर यानी 4। अब इसको जब आप सॉल्व करिएगा क्या मिलेगा, ये m वाला रखेंगे अलग, 4 की पावर m+3, और ये 4 पहले से, इन दोनों को गुना करके नीचे भेज देंगे यहाँ, तो ये 4 की पावर -9 हो जाएगा। और इस पर पावर कुछ नहीं तो क्या 1 है, और इन दोनों में भाग का संबंध है, भाग का संबंध है, आधार बराबर है, तो पावर को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 4 की पावर m+3 बराबर हो जाएगा 4 की पावर 1, और इसमें माइनस करना आपको, ये -9, तो कुल मिला के प्लस का 9 हो जाएगा। आधार बराबर है, पावर को बराबर कर देंगे, तो m का वैल्यू यहाँ से कितना होगा, 9 1 10 में 3 घटा 7, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। आगे, एक लोलक प्रदोलन कोण ए डिग्री में इस प्रकार बनाता है कि साइन ए 1/2 है, तो साइन 3a का मान आपको ज्ञात करना है। तो सिंपल सा आप जानते हैं साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो आप कहेंगे साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो यहाँ से एंगल आ गया आपका 30, हमें निकालना है इसका वैल्यू 3a। ए अगर 30 है तो 3a कितना होगा 90, तो साइन 90 का वैल्यू आपको फाइंड करना है। आप जानते हैं 1 होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। आगे, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे इन तीनों को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। ऑप्शन से कर सकते हैं, नहीं तो जो तरीका है वो डिफरेंस लेना है सबका। इन दोनों का डिफरेंस लें तो आएगा 12, इन दोनों का लें तो कितना आएगा 15, और फर्स्ट लास्ट का लें तो यहाँ से आएगा आपका 27। ठीक है। अब ये जो डिफरेंस लेने के बाद नंबर आपको प्राप्त हुआ है ये तीनों, इन तीनों का अगर हम HCF निकाल दें तो वही हमारा बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका HCF क्या है 3 है, दिख रहा है यहाँ से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।